लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग एक प्रकार की हेरफेर करने वाली रणनीति है जिसमें अत्यधिक ध्यान और स्नेह दिखाकर तेजी से भावनात्मक लगाव बनाया जाता है। हेरफेर करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को लगातार तारीफ, उपहार, समर्पण की घोषणाएं या साझा भविष्य के वादों से भर देता है। यह अचानक आई तीव्रता एक मजबूत संबंध का भ्रम पैदा करती है, जबकि विश्वास और स्थिरता को स्वाभाविक रूप से विकसित होने का समय नहीं मिलता। लक्ष्य व्यक्ति खुद को अत्यधिक महत्व दिए जाने की भावना से आकर्षित हो जाता है और जल्दी ही भावनात्मक रूप से निवेश करने लगता है। लव बॉम्बिंग की प्रभावशीलता इसकी अप्रत्याशितता और गति में निहित होती है। जैसे ही हेरफेर करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि निर्भरता बन गई है, वह अपना स्नेह वापस ले लेता है। अब लक्ष्य व्यक्ति, जो ध्यान का आदी हो चुका है, चिंता महसूस कर सकता है और अधिक आज्ञाकारी बनने की कोशिश करता है। इससे चक्र बनता है जिसमें हेरफेर करने वाला व्यक्ति नियंत्रित करता है कि स्नेह कब और कैसे दिया जाए और वह संबंध को नियंत्रित करता है। आइसोलेशन। आइसोलेशन एक ऐसी रणनीति है जिसमें हेरफेर करने वाला व्यक्ति जानबूझकर लक्ष्य के दोस्तों, परिवार या अन्य सहारा प्रणालियों से उसके संबंधों को काटता या कमजोर करता है। बाहरी दृष्टिकोणों तक पहुंच को सीमित करके हेरफेर करने वाला यह सुनिश्चित करता है कि उसका प्रभाव ही मुख्य रूप से और अक्सर एकमात्र मार्गदर्शन, स्वीकृति या भावनात्मक समर्थन का स्रोत बन जाए। यह रणनीति धीरे धीरे सामने आ सकती है, जैसे लक्ष्य के प्रियजनों की सूक्ष्म आलोचना, बाहरी संबंधों को हतोत्साहित करना या एक दूसरे के साथ अधिक विशेष समय बिताने की मांग करना। आइसोलेशन की शक्ति निर्भरता में निहित है। एक बार जब लक्ष्य व्यक्ति सहायक नेटवर्क से अलग हो जाता है, तो संदेह या संघर्ष की स्थिति में उसके पास मदद के लिए कम विकल्प रह जाते हैं। बिना बाहरी मान्यता के हेरफेर करने वाले की वास्तविकता या व्यवहार के मानकों को बहुत कम चुनौती मिलती है। समय के साथ यह लक्ष्य व्यक्ति को अधिक आज्ञाकारी, मदद मांगने में कम आत्मविश्वासी और हेरफेर करने वाले के नियंत्रण को स्वीकारने के लिए अधिक प्रवृत्त बना देता है। इसलिए अलगाव एक बुनियादी रणनीति के रूप में कार्य करता है, जिससे अन्य सभी हेरफेर की रणनीतियां अधिक प्रभावी और विरोध करने में कठिन हो जाती हैं। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग हेरफेर की रणनीति है जो किसी व्यक्ति की अपनी स्मृति, धारणा, निर्णय पर विश्वास को कमजोर करती है। हेरफेर करने वाला तथ्यों से इनकार करता है, भावनाओं को नकारता है, स्पष्ट यादों का खंडन करता है, जिससे लक्ष्य व्यक्ति में संदेह पैदा होता है। समय के साथ इन विरोधाभासों के बार बार संपर्क में आने से पीड़ित को यह समझ नहीं आता कि असली क्या है, और वह घटनाओं के हेरफेर करने वाले के संस्करण पर अधिक निर्भर हो जाता है। यह रणनीति विशेष रूप से शक्तिशाली होती है क्योंकि यह धीरे धीरे काम करती है। छोटे छोटे इनकार या सूक्ष्म विकृतियां जमा होती जाती हैं, जब तक कि लक्ष्य व्यक्ति अपनी ही विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू नहीं कर देता। एक बार जब यह संदेह घर कर लेता है, तो मजबूत सबूत या जीवंत यादें भी अनिश्चित लगने लगती हैं। हेरफेर करने वाला नियंत्रण बलपूर्वक नहीं, बल्कि इस तरह प्राप्त करता है कि पीड़ित वास्तविकता की व्याख्या कैसे करता है, उसे ही आकार देकर। इस तरह गैसलाइटिंग स्वतंत्रता को अस्थिर कर देती है और लक्ष्य व्यक्ति के अपने अनुभवों की समझ पर हेरफेर करने वाले की सत्ता को मजबूत करती है। गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें हेरफेर करने वाला लक्ष्य व्यक्ति में झूठी जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। वे खुलकर अपनी इच्छा नहीं बताते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि लक्ष्य व्यक्ति ने उन्हें निराश किया है, उनका भरोसा तोड़ा है या उसे अपने फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। यह दबाव सीधा आदेश नहीं होता, बल्कि भावनात्मक बोझ होता है। यह सुझाव की मना करना या सीमाएं तय करना लक्ष्य व्यक्ति को स्वार्थी, कृतघ्न या निर्दयी बना देता है। इसकी प्रभावशीलता सहानुभूति का फायदा उठाने से आती है। लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहते, इसलिए लक्ष्य व्यक्ति केवल अपराधबोध की भावना से छुटकारा पाने के लिए भी मान सकता है। क्योंकि यह अपराधबोध बनाया गया होता है, कमाया नहीं गया, इसलिए नियंत्रक व्यक्ति बिना किसी बातचीत या अपने अनुरोध को सही ठहराए सहमति प्राप्त कर लेता है। समय के साथ बार बार अपराध बोध दिलाने से लक्ष्य व्यक्ति को पहले से ही दोषारोपण की आशंका होने लगती है और वह अपना व्यवहार पहले ही बदल लेता है, जिससे नियंत्रक व्यक्ति को निर्णयों और बातचीतों पर चुपचाप नियंत्रण मिल जाता है। त्रिकोणीकरण। त्रिकोणीकरण एक ऐसी रणनीति है जिसमें नियंत्रक व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष को किसी संघर्ष या संबंध में शामिल करता है ताकि शक्ति का संतुलन बदल सके। लक्ष्य व्यक्ति के साथ सीधे तौर पर मुद्दों को सुलझाने के बजाय नियंत्रक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का समर्थन, राय या उपस्थिति का सहारा लेता है। इससे एक त्रिकोण बनता है जिसमें लक्ष्य व्यक्ति खुद को संख्या में कम, अलग थलग या दबाव में महसूस करता है कि उसे अनुकूल होना पड़े। यह रणनीति गठबंधन बनाकर काम करती है। हर कोई मेरी बात से सहमत है,
जैसी बातें या जानबूझकर किसी और की राय को शामिल करना लक्ष्य व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उनकी स्थिति कमजोर या अनुचित है। पारिवारिक व्यवस्था में यह ऐसा दिख सकता है जैसे कोई माता पिता एक बच्चे की शिकायत दूसरे बच्चे से कर रहे हों। पेशेवर या रोमांटिक संदर्भों में इसमें नियंत्रक व्यक्ति अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए किसी सहकर्मी, पूर्व साथी या साझा मित्र को शामिल कर सकता है। सीधे संवाद से गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा की ओर गतिशीलता को बदलकर त्रिकोणीय रण लक्ष्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करता है और उन्हें नियंत्रक का विरोध करने से हतोत्साहित करता है। मौन व्यवहार एक ऐसी रणनीति है जिसमें नियंत्रक व्यक्ति जानबूझकर संवाद से पीछे हट जाता है ताकि लक्ष्य व्यक्ति को दंडित या दबाव में डाला जा सके। संवाद के माध्यम से विवाद सुलझाने के बजाय वे बोलने, जवाब देने या दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। यह सोची समझी अनुपस्थिति तनाव पैदा करती है, जिससे लक्ष्य व्यक्ति यह सोचकर असमंजस में रहता है कि उसने क्या गलत किया और सामान्य बातचीत बहाल करने के लिए बेचैन हो जाता है। इसकी ताकत अधूरे मौन की असहजता में छिपी होती है। अधिकांश लोग जुड़ाव और स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं, इसलिए लक्ष्य व्यक्ति अक्सर केवल चुप्पी तोड़ने के लिए माफी मांग लेता है या झुक जाता है। समय के साथ यह पैटर्न लक्ष्य व्यक्ति को यह सिखा देता है कि असहमति या विरोध करने पर भावनात्मक दूरी बना ली जाती है, जिससे वे पूरी तरह से टकराव से बचने लगते हैं। इस तरह चुप्पी को प्रतिक्रिया की कमी से एक सक्रिय नियंत्रण के रूप में बदल दिया जाता है। प्रक्षेपण एक ऐसी रणनीति है जिसमें नियंत्रक अपने ही अवांछित गुणों, भावनाओं या व्यवहारों को लक्ष्य व्यक्ति पर थोप देता है। अपने भीतर की ईर्ष्या, बेईमानी या आक्रामकता को स्वीकार करने के बजाय वे दूसरे व्यक्ति पर इन्हीं गुणों का आरोप लगाते हैं। यह भटकाव नियंत्रक को जांच से बचाता है, जबकि लक्ष्य व्यक्ति को निराधार आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने की स्थिति में डाल देता है। यह रणनीति इसलिए काम करती है क्योंकि आरोप स्वाभाविक रूप से आत्मचिंतन को आमंत्रित करते हैं। जब किसी से कहा जाता है कि वे स्वार्थी, नियंत्रित करने वाले या अविश्वसनीय हैं, तो कई लोग रुककर सोचते हैं कि क्या यह सच हो सकता है। यह ध्यान भटकाव लक्ष्य व्यक्ति को नियंत्रक के वास्तविक व्यवहार को देखने से रोकता है और यहां तक कि आत्मसंदेह भी पैदा कर सकता है। समय के साथ प्रक्षेपण जिम्मेदारी से बचाता है, बल्कि लक्ष्य व्यक्ति झूठे दोषों को आत्मसात करने के लिए तैयार करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और उन्हें प्रभावित करना आसान हो जाता है। बदनामी अभियान। एक बदनामी अभियान किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठ, विकृति या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों के प्रसार का एक समन्वित प्रयास है। नियंत्रक व्यक्ति गपशप, अफवाहें या घटनाओं की चयनित व्याख्या का उपयोग करके लक्ष्य व्यक्ति को अविश्वसनीय या अनैतिक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इसका नुकसान केवल व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं रहता, यह पूरी तरह से एक समूह या समुदाय की नजरों में लक्ष्य व्यक्ति की छवि को आकार देकर काम करता है। यह रणनीति इसलिए प्रभावी है क्योंकि सार्वजनिक छवि विश्वास और समर्थन को प्रभावित करती है। एक बार संदेह पैदा हो जाने के बाद वह अक्सर दावों के झूठा साबित होने के बाद भी बना रहता है। नकारात्मक चित्रण को बार बार दिखाने से दोषी होने की छवि बनती है, जिससे सहयोगी खुद को दूर कर लेते हैं और लक्ष्य व्यक्ति की आगे की चालों के खिलाफ बचाव करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार बदनामी अभियान निजी संबंधों से परे जाकर सामाजिक धारणा को नियंत्रण के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य बदलना ऐसी रणनीति है जिसमें चालाक व्यक्ति अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को तब बदल देता है जब लक्ष्य व्यक्ति पहले मूल शर्तें पूरी कर चुका होता है। चालाक व्यक्ति पहले सफलता के लिए स्पष्ट शर्त तय करता है, जैसे कार्य पूरा करना, सबूत देना, लेकिन जैसे वह पूरी हो जाती है वह उसे खारिज कर देता है और कुछ अतिरिक्त मांगता है। इससे समाधान की संभावना खत्म हो जाती है, जिससे लक्ष्य व्यक्ति खुद को साबित करने के चक्र में फंसा रहता है और कभी स्वीकृति नहीं मिलती। यह रणनीति प्रभावी है क्योंकि यह एक बदलता मानक बनाती है। लक्ष्य व्यक्ति मानता है कि अगर वह और मेहनत करेगा तो समाधान संभव है, इसलिए वह लगातार प्रयास और ऊर्जा लगाता रहता है। इस बीच चालाक व्यक्ति जिम्मेदारी से बचता है, नियंत्रण बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य व्यक्ति हमेशा खुद को अपर्याप्त महसूस करे। समय के साथ यह आत्मविश्वास को कमजोर करता है और चालाक व्यक्ति के अधिकार को मजबूत करता है, क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति एक ऐसी स्वीकृति के पीछे भागने का आदी हो जाता है जो लगातार उसकी पहुंच से बाहर रहती है। बाल सुलभ बनाना एक ऐसी जोड़ तोड़ की रणनीति है जिसमें चालाक व्यक्ति लक्ष्य को इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वह जिम्मेदारियां संभालने या स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ हो, चाहे उसकी वास्तविक क्षमता कुछ भी हो। यह लगातार सुधार करने, तिरस्कारपूर्ण भाषा का उपयोग करने या अनावश्यक रूप से सूक्ष्म प्रबंधन करने के रूप में हो सकता है। इसका प्रभाव यह होता है कि लक्ष्य व्यक्ति की स्थिति एक बच्चे जैसी हो जाती है,
जिससे वह स्वीकृति और दिशा निर्देश के लिए चालाक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। बाल सुलभ बनाने की शक्ति आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करने में निहित है। जब किसी को बार बार बताया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या चुनना है, या यह कि उनकी समझदारी अपर्याप्त है, तो वे यह विश्वास अपने भीतर बसा सकते हैं कि वे बिना मार्गदर्शन के काम नहीं कर सकते। समय के साथ यह स्वायत्तता को छीन लेता है और चालाक व्यक्ति पर निर्भरता को बढ़ावा देता है, जो खुद को अधिकार के रूप में स्थापित कर लेता है। यह संबंध खुद को और मजबूत करता जाता है। जितना अधिक लक्ष्य व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को कम स्वीकार करता है, चालाक व्यक्ति के लिए नियंत्रण मजबूत करना उतना ही आसान हो जाता है। क्या आपने कभी बिना जाने इनमें से किसी जोड़ तोड़ का अनुभव किया है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें।